आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम लाते हैं मशहूर और दुनिया की मुतासिर कुन किताबों की समरी आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। सबके साथ पोलाइट रहना हमें हमारे पेरेंट्स और टीचर्स ने बचपन से ही सिखाया है। जब आप किसी से कुछ मांगे तो प्लीज़ कहना कभी न भूलें। जब कोई दूसरा इंसान आपके लिए कुछ करता है तो थैंक यू कहना कभी न भूलें। ऐसा करने से ये दुनिया रहने के लिए एक बेहतर जगह बन सकती है। लेकिन थैंक यू कहने और सच में शुक्रगुजार होने में फ़र्क होता है। इंसान के पोलाइट होने से सोसाइटी को बेहतर बनने में मदद मिलती है, लेकिन शुक्रगुजार होना आपको बेहतर इंसान बनता है और ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी जीने में मदद करता है। आपके साथ जो भी बुरी चीज़ें हुई हैं, उन पर फोकस करना बहुत आसान है। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। लेकिन इस समरी में दी गई कहानियाँ इस बात को साबित करती हैं कि कैसे शुक्रगुजार होने की आदत इंसान की ज़िंदगी बदलने की ताकत रखता है। पैसों को लेकर होने वाली मुश्किलों का सामना करने से लेकर जानलेवा बीमारियों से जूझने तक ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजार होने की आदत ने कई लोगों को उनके चैलेंजेस से बाहर निकलने में मदद की है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो अब ज़्यादा खुश और स्ट्रांग हैं, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी है उन्होंने उसे अप्रिशिएट करना सीख लिया है। द ब्यूटी ऑफ 8 स्पॉट्स। कॉनी 40 साल की थी जब वो पहली बार एस्थेटिशियन के पास गई थी। एस्थेटिशियन एक ऐसा इंसान होता है जो स्किन से जुड़ी किसी भी बीमारी का इलाज करता है। अगर सच पूछें तो कॉनी का एस्थेटिशियन के पास जाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसके पास इस क्लिनिक का एक गिफ्ट कार्ड था और अगर वो उसे इस्तेमाल नहीं करती तो वो बेकार हो जाता। कॉनी ने एस्थेटिशियन को अपने हाथों पर धब्बे दिखाए। एस्थेटिशियन एंड्रिया ने उन्हें 2 बार ये समझाने की कोशिश की कि ये धब्बे सिर्फ उम्र के साथ होने वाले धब्बे हैं। एंड्रिया को यह अंदाजा था कि कॉनी क्या कहने वाली थी। वो जानती थी कि कॉनी अपने 8 स्पॉट्स को लेकर दुखी और परेशान थी। इसलिए एंड्रिया ने कॉनी को एक क्रीम दिया, लेकिन कॉनी बिल्कुल भी परेशान नहीं थी। वो मुस्कुरा रही थीं और फिर हंस पड़ीं। वो इतनी खुश थीं कि उन्होंने एंड्रिया को गले लगा लिया और ऐसा देखकर उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। इस स्पॉट्स और सफ़ेद बाल का होना कॉनी को नामुमकिन सा लग रहा था। दरअसल कॉनी कुछ साल पहले कैंसर से जूझ रही थीं। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो कभी ऐसा दिन देखने के लिए जिंदा रहेंगी जब वो खुद को बूढ़ा होते देख सकेंगी। कॉनी ने एंड्रिया को ये बात बताई, जिन्हें अब समझ में आया कि कॉनी बढ़ती उम्र के निशान को देखकर इतना खुश क्यों थीं। आज 60 साल की उम्र में कॉनी बढ़ती उम्र के हर निशान को सेलिब्रेट करती हैं। उनके लिए ये वो गिफ्ट था जिसका उन्हें लंबे वक्त से इंतजार था। नोट टू सेल्फ। 9 साल की एलिसिया अपनी माँ से गुस्सा थी। उन्होंने एलिसिया को 9:30 बजे ही सोने को कह दिया था। एलिसिया के गुस्से की वजह ये नहीं थी क्योंकि उसके सोने का वक्त तो हमेशा 9:30 बजे ही होता था। दरअसल उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि उसकी माँ उसके सोने के बाद क्या करती थी। उसकी माँ उसके सोने के कुछ समय बाद अपने बेडरूम में जाती थी, लेकिन उस रात एलिसिया ने अपनी माँ को कागज पर कुछ ड्रॉ करते हुए देखा। एलिसिया बहुत गुस्से में थी। उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि आज उसकी माँ कागज बर्बाद कर रही थी, जबकि 1 हफ्ते पहले ही एलिसिया ने उनसे कुछ बनाने के लिए कागज मांगा था। एलिसिया को ड्राइंग करने के लिए कागज चाहिए था, लेकिन महंगा होने की वजह से उसकी माँ ने उसे खरीदने से मना कर दिया था। एलिसिया अपने बिस्तर पर लेटकर रोने लगी। वो सोच रही थी कि ये कितनी गलत बात है कि उनके पास इतने कम पैसे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग पैसे की चिंता किए बिना आसानी से कागज, पेन और क्रेयॉन्स खरीद सकते हैं। अगली सुबह एलिसिया ने अपनी माँ को नज़रअंदाज करना चाहा। उसने कहा कि वो नाश्ता भी नहीं करना चाहती। उसकी माँ को अपने बेटी के खराब मूड से परेशान नहीं थी। उसकी माँ ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, अच्छा तो मुझे लगता है कि शायद तुम्हें यह भी नहीं चाहिए। एलिसिया ने जब अपनी माँ की तरफ देखा तो उनके हाथ में पेपर का एक बंडल था। जब उसने उन्हें ध्यान से देखा तो उस बंडल पर उसके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स के पिक्चर बने हुए थे, जैसे विनी द पू, टिंकरबिल वगैरह वगैरह। ये बात तो साफ थी कि उसकी माँ ने लगभग रात भर बैठकर उन कैरेक्टर्स को ड्रॉ किया था। एलिसिया उनसे पूछने ही वाली थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया कि तभी अचानक उसे कुछ याद आया। 1 हफ्ते पहले एलिसिया की टीचर ने उनसे स्टेशनरी पेपर लाने को कहा था, क्योंकि उस पर उन्हें अपने दोस्तों के लिए कुछ लिखना था। एलिसिया ने यह बात अपनी माँ को बताई थी, लेकिन उसकी माँ ने कहा था कि एलिसिया को सिर्फ ऑर्डिनरी कागज का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्हें खाने जैसी ज्यादा जरूरी चीजों पर पैसा खर्च करने की जरूरत थी। फाइंडिंग 5। हेलेन छोटे बच्चों को पढ़ाने वाली एक पैशनेट टीचर हैं। वो बच्चों के लिए किसी खास इवेंट या छुट्टी से जुड़ी अलग अलग एक्टिविटीज़ करना पसंद करती हैं। नवंबर में थैंक्सगिविंग का दिन था, इसलिए हेलेन ने थैंक्सगिविंग के दिन की एक्टिविटीज़ को ऑनलाइन ढूंढना शुरू किया। इसी दौरान हेलेन को द लेजेंड ऑफ द 5 कर्नल्स के बारे में पता चला। इस कहानी के अलग अलग वर्जन्स हैं, लेकिन इन सब का प्लॉट एक जैसा है।
लेजेंड कहते हैं कि तीर्थयात्रियों की एक परंपरा थी जिसमें वो हर मेहमान की थाली में मकई के 5 दाने डालते थे। ये बताना मुश्किल है कि इसका असल में मतलब क्या है। कुछ कहानियां तो ये कहती हैं कि तीर्थयात्रियों ने इसका इस्तेमाल उन 5 चीज़ों को दिखाने के लिए किया था जिनके लिए वो एहसानमंद थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये बताता है कि मुश्किल वक्त आने वाला है। बहरहाल, हेलेन ने इस कहानी को अपनी क्लास में इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ इसके बारे में बात की। वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिनके लिए वो एहसानमंद थे। उन्होंने कहा कि अगर वो इस सवाल का जवाब दे पाएंगे तो वो उन्हें इनाम में 5 कैंडी कॉर्न देंगी। थैंक्सगिविंग का दिन खत्म होने के बाद भी हेलेन द लेजेंड ऑफ द 5 कर्नल्स के बारे में भूल नहीं पाई। ये उनके लिए बहुत असरदार एक्टिविटी थी, इसलिए उन्होंने एक जर्नल बनाया जिसमें वो उन्हें रोज़ मिलने वाली 5 ब्लेसिंग लिखने लगी। ये काफ़ी आसान था क्योंकि हेलेन को एहसास हुआ कि कितना कुछ था जिसके लिए वो शुक्रगुजार हो सकती थी। उस दिन हेलेन को ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ा था। स्कूल के प्रिंसिपल ने उनके अच्छे काम की पढ़ाई की थी। हेलेन के स्टूडेंट्स का बिहेवियर भी दिन भर अच्छा रहा था। घर जाने से पहले उनके कलीग ने हेलेन को बहुत ही टेस्टी ब्रेड दिया था जिसे खाने से उनका सरदर्द गायब हो गया था। हेलेन को गलत मत समझिए, उन्हें मिलने वाली ब्लेसिंग को लिखना उनके लिए बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें कुछ एहसास हुआ। उनकी लिस्ट खुद को मिलने वाली ब्लेसिंग पर फोकस क्यों कर रही थी? अगर वो दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनने पर फोकस करें तो? हेलेन अपनी लिस्ट बनाती रहीं, लेकिन अब उसका कंटेंट थोड़ा अलग था। हेलेन अब उन 5 तरीकों पर ज़्यादा फोकस करने लगीं जिनसे वो दूसरों के लिए ब्लेसिंग बन सकती थी। सबसे पहले हेलेन ने अपने साथ में काम करने वाले एक टीचर की उनके रोज़ के काम में मदद की। दूसरा, हेलेन को एक इंटरेस्टिंग वर्कशीट मिला था जिसे उन्होंने दूसरे टीचर्स के साथ भी शेयर किया ताकि वो भी इसका इस्तेमाल कर सकें। तीसरा, हेलेन ने एक नए टीचर को स्कूल का लेआउट समझाने में मदद की। चौथा, उन्होंने उस वीकेंड एक चैरिटी गेम के लिए वॉलंटियर किया। और आखिर में हेलेन ने एक टीचर को उनके क्रेयॉन्स खत्म होने पर अपने क्रेयॉन्स और कलर दिए। दूसरों के लिए कुछ करने से यानी ब्लेसिंग बनने से हेलेन को बहुत खुशी हुई। इसने उन्हें और ज़्यादा पॉजिटिव और केयरिंग भी बनाया। इससे उनका नज़रिया बदल गया था। पहले हेलेन अपने साथ हुई बुरी चीज़ों पर फोकस करती थी, अब वो अपने और दूसरों के साथ होने वाली अच्छी चीज़ों के लिए शुक्रगुजार महसूस करने लगी थी। समटाइम्स इट टेक्स अ चाइल्ड। जो और एलिजाबेथ बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे। जो की जॉब छूट गई थी और उनकी सेविंग्स भी खत्म हो रही थी। वो खाने पीने का सामान भी बहुत मुश्किल से खरीद पा रहे थे। ना चाहते हुए भी जो, एलिजाबेथ और उनकी नन्ही बेटी केली को अपने दादाजी मैक के घर जाना पड़ा। उनके लिए मैक के घर जाना एक मुश्किल लेकिन अहम फैसला था। किराए के मकान में रहने के लिए अब उनके पास पैसे ही नहीं थे। 5 साल पहले मैक के गुजरने के बाद से उनके घर में कोई नहीं रहता था। उस घर की हालत बहुत ही खराब थी। वो घर पुराना था और हर जगह कुछ न कुछ टूटा फूटा पड़ा था। जब भी बारिश होती तो उसकी छत टपकने लगती थी। उसका पेंट भी पुराना होकर फट चुका था। ये देखकर जो और एलिजाबेथ को बहुत दुख हुआ। वो अपनी बेटी के लिए उस घर को थोड़ा बेहतर बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं थे। एलिजाबेथ को भी जॉब करनी थी ताकि उनके परिवार का गुजार बसर हो सके, लेकिन उनके लिए स्टोर में कैशियर का काम करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। उन्हें कम सैलरी में ज़्यादा घंटे काम करना पड़ता था और साथ ही पूरे दिन खड़े रहने से उनके पैर और पीठ में दर्द रहने लगा था। एक के बाद एक इंटरव्यू से रिजेक्ट होने से जो और भी परेशान और निराश था। जब एलिजाबेथ ने उनके घर के बैकयार्ड में देखा तो वो और भी मायूस हो गईं। बैकयार्ड की हालत बिल्कुल घर जैसी गंदी थी। ये देखकर वो और भी दुखी हो गईं। वो जानती थीं कि हो और जो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतनी गंदी जगह में केली को रखना उसे गवारा नहीं था। उस जगह की इकलौती अच्छी बात यह थी कि उसका बैकयार्ड बहुत बड़ा था जहां केली के खेलने के लिए बहुत जगह थी। एलिजाबेथ अपनी बेटी को देख रही थी। केली ने खुशी खुशी वहां पीले फूल इकट्ठे किए और अपनी मां को दे दिए। केली ने कहा कि उसे उनका नया घर बहुत पसंद आया। वहां एक सेब का पेड़ भी था जिसमें स्वादिष्ट सेब लगते थे। केली को उस पेड़ पर अपने बच्चों के साथ एक पक्षी भी दिख रहा था। उसे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वहां तितलियां थीं जिनका वो पीछा कर रही थी और फूलों की खुशबू महसूस कर रही थी। केली को अपने दादा का घर इतना पसंद आया कि उसे लगा कि यह रहने के लिए पूरी दुनिया में सबसे अच्छी जगह है। एलिजाबेथ ये देखकर हैरान थी। जब तक उनकी बेटी ने इस ओर इशारा नहीं किया था, तब तक वो उस घर में मौजूद अच्छी चीज़ों को देख ही नहीं पाई थी। एलिजाबेथ को एहसास हुआ कि भले ही उस घर में रिपेयर करने की ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी वो रहने के लिए अच्छी जगह थी। इसके अलावा जो बात सबसे ज़्यादा मायने रखती थी वो ये थी कि वो तीनों एक साथ थे और सेफ थे। एलिजाबेथ को और आगे जाकर जो को एक बच्ची ने इस बात का एहसास दिलाया कि उनके पास जो कुछ भी था उसे अप्रिशिएट करना चाहिए और उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। Being happy is enough। कैथलीन फेसबुक पर स्क्रॉल कर रही थीं कि तभी उनकी नज़र उनके एक दोस्त के पोस्ट पर पड़ी। उनकी दोस्त उस वक्त यूरोप में छुट्टियां मना रही थी और बहुत खुश दिख रही थी।
कुछ देर बाद कैथलीन ने अपने पड़ोसियों को एक नई टीवी की डिलीवरी लेते हुए देखा। जब उनके बच्चे घर पहुंचे तो उन्होंने कैथलीन को बहुत एक्साइटेड होकर एक ऐसे नए गेमिंग सिस्टम के बारे में बताया जो उनके दोस्तों के पास था। कैथलीन बहुत दुखी और बुरा महसूस कर रही थी, लेकिन वो इसके अलावा और कर भी क्या सकती थीं। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके अलावा बाकी सबके पास बहुत सारा पैसा है। कैथलीन और उनकी फैमिली को अक्सर अपने दोस्तों और उनके फैमिली के लोगों से कपड़े लेने पड़ते थे। उनकी घर की ज़रूरी चीज़ें भी पुरानी थीं और वो सभी उन्होंने सेल में खरीदी थीं। वो शायद ही कभी बाहर खाना खाते थे। कैथलीन अच्छी कुक थीं और उन्हें कुकिंग करने में मज़ा आता था, लेकिन वो चाहती थी कि उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हों ताकि वो कभी कभार रेस्टोरेंट में जा सकें। उस रात कैथलीन की सास उनसे मिलने आईं। कैथलीन इतनी परेशान थी कि उन्होंने अपना सारा गुस्सा अपनी सास पर निकाल दिया। कैथलीन चाहती थीं कि वो अपनी हर मनचाही चीज़ पर पैसा खर्च कर सकें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे थी। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग और इरिटेटिंग था। उनकी सास ने उनकी बातों को समझा। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे पास नहीं है उस पर फोकस करना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप खुद की तुलना दूसरे लोगों से करते रहेंगे तो इससे आपको दुख के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कैथलीन और उनके पति जेम्स एक अच्छे पति पत्नी थे। उन्होंने हमेशा एक दूसरे के लिए वक्त निकाला था और शादी के 20 साल बाद भी अपनी शादी को हमेशा प्रायोरिटी देते थे। आजकल के कपल्स में इस तरह का कमिटमेंट कम ही देखने को मिलता है। कैथलीन ने उन एक्टिविटीज़ के बारे में सोचा जो उसने और जेम्स ने हाल ही में किए थे। वो हाइकिंग करने गए थे और पिकनिक मनाई थी। कुछ दिन पहले उन्होंने साथ में बाइक भी चलाई थी। हर किसी का अपने पार्टनर के साथ इस तरह का बॉन्ड नहीं होता है। अपनी सास द्वारा ये सब बताने के बाद कैथलीन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। हाँ, उनके पास यूरोप जाने के लिए पैसे नहीं थे और हो सकता था कि उनके पास घर में नए इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स खरीदने के लिए कभी ज़्यादा पैसा ना हो, लेकिन फिर भी कैथलीन और उनकी फैमिली एक दूसरे का साथ पाकर बेहद खुश थे। माय ओपन हार्ट। डीविना एक प्लास्टिक सर्जन से बात कर रही थी कि तभी सर्जन को एक अजीब चीज़ नजर आई। डीविना के कंधे पर दाग जैसा निशान था। डेविना ने सर्जन को बताया कि वो निशान उनकी नाभि तक है। ये निशान बचपन में डेविना की ओपन हार्ट सर्जरी की वजह से था। सर्जन ने उसे देखा और उसे हटाने के लिए डेविना से पूछा ताकि वो इससे छुटकारा पा सकें। डेविना इस बात को सुनकर हैरान हुई, लेकिन उन्होंने सीधा मना कर दिया। उन्हें अपना ये निशान बहुत पसंद था। जब डेविना बच्ची थीं तब उन्हें ओपन हार्ट सर्जरी करवानी पड़ी थी। जब वो पैदा हुईं तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम थी। सबसे पहले तो 6 महीने के होने के बाद भी उनका वजन सिर्फ 6 पाउंड था। उनकी माँ को उन्हें ड्रॉपर से खाना खिलाना पड़ता था। बचपन में डेविना ज़्यादा हिलडुल भी नहीं पाती थी। वो क्रॉल यानी रेंग नहीं सकती थी। अगर वो रेंगती तो गिरने से उनकी छाती पर ज़्यादा चोट भी लग सकती थी। बदकिस्मती से इतने गंभीर ऑपरेशन से बच निकलने वाले पर एक बोझ सा रहता है। उन पर एक खुशहाल जिंदगी जीने का प्रेशर होता है। जिंदगी में दूसरा मौका पाने का क्या फ़ायदा है, उसका मतलब क्या है। जब डेविना का बर्थडे होता है तो वो अपने मकसद के बारे में सोचती हैं। वो सोचती हैं कि क्या उन्हें खुद को मिली उस दूसरी ज़िंदगी का एहसानमंद होना चाहिए। वो सोचती हैं कि क्या वो सही रास्ते पर हैं। जो ज़िंदगी वो अभी जी रही हैं, क्या वो उसके काबिल हैं। उन्हें जवाब ढूंढने में थोड़ा वक्त तो लगा, लेकिन जवाब ज़रूर मिला। अब डेविना की ज़िंदगी का मिशन था ऐसे लोगों की मदद करना जिनके दिल में छेद है। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यही सच है। डेविना हर इंसान के साथ दया से पेश आकर उनके दिल में छेद या कमी को भरने की कोशिश करती है। वो उन लोगों को भी माफ़ कर देती है जिन्होंने उनके साथ गलत किया है, क्योंकि सभी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। ए गिफ्ट ऑफ टाइम। एडिथ शर्मन की उम्र 50 साल थी जब उन्होंने डॉक्टर माइकल डिबेकी नाम के एक जाने माने सर्जन को लेटर लिखा था। एडिथ ने अपनी फैमिली के बारे में बात करके अपने लेटर की शुरुआत की। उन्होंने अपनी शादी का ज़्यादातर वक्त अपने पति की देखभाल करने में बिताया था, जो 10 साल से बीमार थे। 3 साल पहले उनकी मौत हो गई थी। एडिथ ने अकेले ही अपने पति और 3 बच्चों का पेट भरने की पूरी कोशिश की थी। भगवान का शुक्र है कि स्कॉलरशिप की वजह से उनके दोनों बेटे कॉलेज जा सके। उन्हें अपनी फैमिली और इस बात पर गर्व है कि उन्होंने इसे कैसे जोड़े रखा। लेकिन एडिथ अब खुद बीमारी से जूझ रही थीं। उनके दिल की एक ज़रूरी नस में ब्लॉकेज था जिसे हटाने के लिए सर्जरी की ज़रूरत थी। उस दौरान ऐसा ऑपरेशन करना आम बात नहीं थी। डॉक्टर माइकल डिबेकी इकलौते ऐसे इंसान थे जो इसे सक्सेसफुली कर पाए थे। एडिथ ने डॉक्टर को लेटर लिख के पूछा कि क्या वो उनकी सर्जरी कर सकते हैं। वो जानती थीं कि डॉक्टर को शायद रोज़ाना इसी तरह के सैकड़ों रिक्वेस्ट आते होंगे, लेकिन एडिथ को लगा कि उसे कम से कम डॉक्टर डिबेकी से एक बार पूछना चाहिए। 1 हफ्ते से पहले ही एडिथ को उनका जवाब मिला।
उनका कहना था कि ये जानने के बाद कि उन्होंने अपने परिवार के लिए क्या क्या किया था, उनका ऑपरेशन करना उनके लिए सौभाग्य की बात होगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो उनकी सर्जरी मुफ्त में करेंगे। इसके बाद एडिथ ह्यूस्टन गई, जहां डॉक्टर डिबेकी रहते थे। उनकी सर्जरी सक्सेसफुल रही और बाकी के ऑपरेशन भी। इस वजह से एडिथ 30 साल तक जिंदा रह सकीं और इन 30 सालों में उन्होंने अपने जीवन का एक पल भी बर्बाद नहीं किया। एडिथ अपनी कम्युनिटी में और ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगीं। वो स्टैमफर्ड के अर्बन रिन्यूअल कमीशन की चेयरमैन भी बनी। उन्होंने अपनी कम्युनिटी में बड़े बड़े बदलाव किए और इस वजह से वहाँ के लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उनके काम के लिए उन्हें सिटीजन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया। एडिथ 82 की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। जाने से पहले वो हमेशा काम में लीन रहीं, लेकिन उनके लिए ये बोझ नहीं था, क्योंकि वो जो काम कर रही थी वो करना उन्हें अच्छा लगता था। एडिथ भले ही अब नहीं रहीं, लेकिन उनकी विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। उन्होंने सचमुच अपनी जिंदगी पूरी तरह से जी। द जॉय ऑफ डर्टी डिशेज। जेसिका अपने सामने गंदे बर्तनों के ढेर को देख रही थी। रसोई के सिंक में अनगिनत बर्तन फैले हुए हैं। इन सभी का इस्तेमाल या तो उनके पति ने या उनके बच्चों ने किया है। कुछ लोगों को ये स्ट्रेसफुल लगता होगा, लेकिन गंदे बर्तनों को देखकर जेसिका को अच्छा लगता है। गलत मत समझिए, जेसिका को गंदे बर्तनों से भरे सिंक को देखकर पहले नफरत हुआ करती थी। ये सबसे ज्यादा थकाने वाला काम था। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास गईं तो ये चीज़ पूरी तरह बदल गई। जेसिका प्रेग्नेंट थी और इस वजह से रेगुलर चेकअप के लिए अपने डॉक्टर के यहाँ जाती थी। उस दिन उसे पता चलने वाला था कि उसका बच्चा लड़का है या लड़की। उसने और उसके पति ने पहले से ही नाम सोच रखा था कि अगर लड़की होगी तो उसका नाम जेन रखेंगे और अगर लड़का होगा तो अलाइजा। जब डॉक्टर ने बताया कि उसे जुड़वा बच्चे होने वाले हैं तो वो हैरान हो गई। वहां स्क्रीन पर उसे 2 छोटे छोटे बच्चे उसके पेट में तैरते हुए नजर आ रहे थे। जेसिका की आंखें नम हो गईं। उन्हें आशीर्वाद के रूप में 2 बच्चे मिले थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। जेसिका के डॉक्टर ने बताया कि उसके जुड़वा बच्चे मोनोएम्नियोटिक हैं। इसका मतलब ये था कि जेसिका के जुड़वा बच्चों का एक ही प्लेसेंटा यानी नाल और एक ही एम्नियोटिक थैली थी। ये बेहद खतरनाक था, क्योंकि ऐसे में उनका अम्बिलिकल कॉर्ड एक दूसरे से उलझ सकते थे। अगर कॉर्ड्स कस के खिंच जाते तो इससे ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाता और उनकी मौत भी हो सकती थी। ऐसा कुछ ना हो, इसे पक्का करने का सिर्फ एक ही तरीका था। जेसिका को हॉस्पिटल में रहने की जरूरत थी। इस तरह डॉक्टर जुड़वा बच्चों के दिल की धड़कन को मॉनिटर कर सकते थे। अगर दोनों में से किसी एक की दिल की धड़कन में गड़बड़ी नजर आती तो डॉक्टर सी सेक्शन ऑपरेशन के जरिए जुड़वा बच्चों की जान बचा सकते थे। जेसिका और उसके पति ने फैसला किया कि उसे हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए। जुड़वा बच्चों के लिए यह सबसे सेफ ऑप्शन था। कई हफ्तों तक जेसिका हॉस्पिटल में रही। इस दौरान उसे अपने दोनों बच्चों और पति की बहुत याद आती थी और वो अपने घर को भी बहुत मिस करती थी। इस दौरान जेसिका को बर्तन साफ करना भी याद आ रहा था। अपने रोज की रूटीन ना कर पाने और अपनी फैमिली को ना देख पाने की वजह से आप अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए बेचैन हो जाते हैं। हॉस्पिटल में रहने की वजह से जेसिका को यह एहसास हुआ कि वो कितनी किस्मत वाली है कि उसका एक परिवार है जो बेसब्री से उसके घर लौटने का इंतजार कर रहा है। और हाँ, गंदे बर्तन धोने जैसे काम ने भी उसे शुक्रगुजार होना सिखाया। आखिरकार जेसिका अपने प्यारे जुड़वा बच्चों को अच्छे से जन्म दे पाईं। उनके घर में अब ज्यादा शोर और हंसी गूंजती है। खासकर धोने के लिए गंदे बर्तन भी ज्यादा होने लगे हैं। लेकिन जेसिका उन्हें देखकर कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होती, बल्कि वो खुश और ब्लेस्ड महसूस करती हैं। अ जर्नी टू माई सेल्फ। हम सभी चाहते हैं कि हमारी जिंदगी का कोई मकसद हो। अगर कोई गाइडेंस मौजूद नहीं है तो हमें किसी तरह अपने मकसद को खुद ही ढूंढना पड़ता है। कुछ लोग तुरंत अपना मकसद जान लेते हैं, जबकि दूसरों को इसे समझने में कुछ साल भी लग जाते हैं। डैनियल को अपना मकसद तब पता चला जब वो बीमार हुए। डैनियल को एड्स था, जिस वजह से उन्हें रेयर किस्म का निमोनिया हो गया था। डैनियल का वजन भी कम हो गया था। उन्हें बार बार बुखार आता रहता था और अलग अलग दवाइयों की वजह से उन्हें एलर्जी का सामना भी करना पड़ता था। डैनियल के लिए हर दिन किसी जंग की तरह थी। इस वजह से वो कई महीनों तक बिस्तर पर ही पड़े रहे। उन्होंने कसम खाई कि अगर वो जिंदा रहे तो दुनिया के कुछ जरूर करेंगे। दूसरे लोगों की मदद करना ही उनका मकसद होगा। फिर तो डैनियल ने जैसे ठान ली थी कि उन्हें हर हाल में जिंदा रहना होगा। धीरे धीरे वो ठीक होने लगे। जब वो बेहतर हुए तो डैनियल ने एक ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए वॉलंटियर करना शुरू किया जो HIV एड्स के केस देखता था। डैनियल को उनकी हालत के बारे में और भी बहुत कुछ पता चला। पहले HIV एड्स वालों को अछूत और इन्फेक्टेड लोगों की तरह देखा जाता था। इसके सिम्टम्स के अलावा उन्हें इमोशनल दर्द से भी जूझना पड़ता था। डैनियल ने धीरे धीरे खुद को एक्सेप्ट कर लिया। उन्हें जो बीमारी थी उस वजह से वो गंदे या घृणा करने के लायक नहीं थे। वो उस प्यार और देखभाल के पूरे हकदार थे जो दूसरे लोग उन्हें दे रहे थे। ये वो सबक थे जो उन्होंने HIV एड्स से पीड़ित लोगों को भी सिखाए। डैनियल ने खुद को HIV एड्स की फील्ड में पूरी तरह लगा दिया। वो एक टेस्टर, काउंसलर और केयर स्पेशलिस्ट बन गए।
उनके काम के लिए उन्हें कई अवार्ड भी मिले हैं, लेकिन ये सभी अवार्ड उस खुशी और संतुष्टि के आगे फीके पड़ जाते हैं जो उन्हें इस बीमारी से जूझ रहे लोगों की मदद करने से मिलती है। कंक्लूजन, आपने उन अलग-अलग चैलेंजेस के बारे में जाना जिनका लोग अपनी जिंदगी में सामना करते हैं। जब आप मुश्किल हालातों से गुजर रहे हों तो अकेलापन महसूस करना जायज़ है, लेकिन याद रखिए कि बहुत से लोगों ने इन्हीं हालातों का सामना किया है और उससे उभरे भी हैं। इन लोगों ने सिर्फ बहादुरी दिखाकर कामयाबी नहीं पाई है, बल्कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम और चैलेंजेस को अलग नज़रिए से देखकर उन्हें ठीक किया है। कुछ लोगों को कोई चीज़ प्रॉब्लम लगती है, लेकिन कुछ लोग इसे एक ऐसे मौके की तरह देखते हैं जिसके कारण वो शुक्रगुजार होना सीखते हैं। जैसे अलीशा को इस बात से नफरत थी कि जब वो छोटी थी तो उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन जब उसकी माँ ने कागज़ पर उसके लिए कार्टून कैरेक्टर्स बनाए थे तो इसी वजह से उसे पता चला था कि उसकी माँ उससे कितना प्यार करती थी। और हेलेन, जिसने दिन में कम से कम 5 बार दूसरे लोगों के लिए ब्लेसिंग बनकर अपनी ज़िंदगी को अप्रिशिएट करना सीखा था, उसने ये महसूस किया कि इस प्रैक्टिस ने उसे और ज़्यादा पॉजिटिव और खुश बना दिया है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसके ज़रिए वो दूसरे लोगों तक पॉजिटिविटी फैलाने में भी कामयाब रही थी। अपना नज़रिया बदलने से आपका कैरेक्टर बेहतर होता है और आपको चैलेंजेस से बाहर निकलने में भी मदद मिलती है। जो चीज़ें आपके पास हैं उनके प्रति शुक्रगुजार होने से आपको एहसास होता है कि कैसे आप चीज़ों को हल्के में या टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अभी आपके पास जो कुछ है वो आपसे कभी भी छिन सकता है, इसलिए आपको हर दिन कम से कम 5 चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होने का गोल बनाना चाहिए, फिर चाहे वो चीज़ें कितनी भी छोटी क्यों ना हो। ऐसा करने से आप देखेंगे कि ये आसान सा तरीका किस कदर आपकी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखता है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो की बर वक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट में हमें ये भी बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो में किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म जानिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।